Hello, I hope I'm audible. Just here because CDS को 20-25 के बीच के दिन बाकी रह गए हैं, तो फटाफट कुछ रिवीजन करते हैं ना। कोई ज़्यादा रिवीजन नहीं करेंगे, बस जितना मेरे दिमाग में आएगा बस उतना। मीन्स एक टॉपिक उठाएंगे, उसको आधा या पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट सेल, बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट सेल, सेल है क्या? सेल एक छोटी से भी छोटी यूनिट है। मतलब कोई भी चीज है, आपकी बॉडी मान लो, आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट बोल लो, बेसिक यूनिट बोल लो। ये कोई डेफिनेशन आपको लिख के तो आनी नहीं है ना। तो बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि सेल क्या है। एटम, मॉलिक्यूल पढ़ा है ना आपने, तो जैसा आपने एटम के बारे में पढ़ा है वैसे ही सेल के बारे में, ठीक है। बस सब्जेक्ट चेंज हुआ, नाम चेंज हो गया। आई नो देयर आर डिफरेंसेस, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऑलराइट। सो जब हम सेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए सेल की खोज किसने की। हर चीज़ की कोई ना कोई खोज करता है। इसी तरीके से सेल की खोज किसने की, तो नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। डिस्कवरी की थी इन्होंने, किस चीज़ की? सेल की, ठीक है। अपन डिस्कवरी की ही बात कर रहे हैं तो डिस्कवरी वर्ड ही हटाना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। फिर अपने आए एंटन वॉन लीवेनहुक, हॉक हुक जो भी बोलो, ठीक। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो एक्चुअली में डेड सेल थी, ठीक। किस चीज़ की थी? हनी कॉम की थी वो। हनी कॉम का उन्होंने वो किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवरी की लिविंग सेल की, पहली बार। पॉन्ड वाटर पढ़ा होगा आपने ना। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, सबसे पहले सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, वो एक मरा हुआ सेल था। एंटन वॉन लीवेनहुक ने खोज की थी लिविंग सेल की, ठीक है। फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी। रॉबर्ट ब्राउन, सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। अपन दोबारा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसकी खोज इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक। फिर आते हैं अपने वर्चाओ, मनचाओ नहीं, वर्चाओ। अब अपने हिसाब से देख लो, जो भी अनाउंस करोगे बस वहाँ ऑप्शन सही टिक होना चाहिए, उस वो मैटर करता है ना। तो वर्चाओ जी ने क्या बताया? वर्चाओ जी ने बताया कि ये एक सेल है, ठीक है। अब यही सेल एक दूसरे सेल को जन्म देगा, ये दो सेल अलग अलग सेल को जन्म देगा, ये बाकी सेलों को जन्म देगा। ये एक साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम भी बने, इसी तरीके से सब चीजें बनी है। सो क्या कहावत है? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सिंपल, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, एंटन विन लीविन हुक ने लिविंग सेल की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, और वर्चाओ जी ने ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बताया।
ठीक। और एक सेल थ्योरी किसने बताई थी? सेल थ्योरी, ये बस याद कर लो, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर आ गया वन वर्ड में तो बढ़िया है, क्या जा रहा है ना? मेरा भी रिवीजन हो रहा है, आपका भी रिवीजन हो रहा है, बस बात खत्म। सेल थ्योरी की खोज की थी क्लाइडन एंड स्वान जी ने। पुरकिंजे जी को भी याद रख लेना, बस यही कुछ नाम याद रखने हैं। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता क्या है मैं बताता हूँ। अभी मैं प्रोटोप्लाज्म बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले सेल क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है बेसिक बता दे रहा हूँ, उसके अंदर की डिटेल अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर मान लो, है ना। ये मान लो क्या है, सेल। और ये जो बाउंड्री, ये सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, ये बाउंड्री जो भी बोल लो, ये पूरा सेल है। इसके बाहर जो है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल लो इसको ना। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भरा हुआ है जेली। ये जेली है साइटोप्लाज्म। ये जेली क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। अब यहीं पे जो मेन बीचों बीच बोल दिया मैंने, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, वो न्यूक्लियर, ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल स्ट्रैंडेड मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म ये हुआ, अब कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए बोल रहा हूँ। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? तो प्रोटोप्लाज्म मतलब हुआ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म में हमने ये सब मान लिया, ठीक, इजी। तो हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक ने खोज की थी डेड सेल्स की सबसे पहली बार, एंटन लिवन हुक ने की थी लिविंग सेल की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की, वर्चाओ ने की थी। ये बताया था कि सारे सेल एक दूसरे को जन्म देते हैं, मतलब सेल से ही सेल की उत्पत्ति होती है। क्लाइडन एंड श्वान जी ने बोला था सेल थ्योरी, पुरकिंजे ने बताया था प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बनता है, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे आते हैं, देखो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की। दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब प्राणी, जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई या जो भी देखते हो ऑर्गेनिजम्स को, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, बुक्स नोटबुक्स नहीं, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ें जो लिविंग है, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने दो तरीके की कैटेगरी डिवाइड की है। एक है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टी सेल्युलर, है ना। तो यूनी मतलब सिंगल, एक सेल का बना होता है। दिस इज मेड ऑफ ओनली वन सेल, दैट्स इट। और यही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स ऑल द functions,
जिस भी चीज में है ये बैक्टीरिया, अमीबा, क्लेमिडोमोनास जो भी है, उसमें सिंगल सेल का बना होता है वो, और वही एक सेल में सेल डिवीजन बोल लो, जो भी बाद में पढ़ेंगे, वही एक सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर में क्या चीज होती है वो देखते हैं। अरे अब यहाँ मल्टी आ गया, मल्टी सबको पता है, एक से ज्यादा सेल होते हैं इसमें, मोर देन वन सेल। ठीक है, इसमें हर काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ऑलराइट, ठीक है, इसमें क्या था, एक सेल यूनिसेलुलर में एक सेल का बना हुआ था, और वही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, वही एक्सक्रीशन कर रहा था, वही रेस्पिरेशन कर रहा था, वही डिजेशन कर रहा था, डिजेशन क्या होता है, वही डाइजेशन कर रहा था, वही सब कर रहा था। मल्टीसेलुलर में हर चीज के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक, समझ आया बढ़िया से। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स आपका यूनिसेलुलर में आ गया, आपका अमीबा आ गया, बैक्टीरिया आ गया, और क्लैमिडोमोनास, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, पैरामीशियम आ गया। ठीक है, अब मल्टीपल इसके एग्जांपल्स क्या हुए, इसमें आपका आ गया इसके एग्जांपल्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स हम लोग हैं, एनिमल्स, वी आर एनिमल्स, राइट, प्लांट्स, फंगाई इसमें आता है। फंगाई को बैक्टीरिया वगैरह सब उसमें आया, तो ये कंफ्यूज मत कर लेना। फंगाई इज अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आर unicellular organism, whereas animals, plants and fungi are multicellular organisms. Got it? अभी जो सेल्स होते हैं ना, अपन यूनिक की बात नहीं कर रहे, अभी मल्टी की बात कर रहे हैं। जो सेल्स होते हैं, अब आप बोलोगे, ये एनसीईआरटी में शुरुआत में ही दिया है कि जो सेल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका एक कोई फिक्स साइज है या कोई एक फिक्स शेप है ना, वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, इतने शेप के भी, ऐसे शेप के भी, इतने साइज के भी, और इतने से इतने माइक्रोमीटर साइज भी होता है इनका, है ना। बैक्टीरिया वगैरह मैं आपको बताऊंगा, इतने जरा जरा से भी होते हैं, बड़े बड़े से भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो उनका शेप और साइज होता है ना, ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू व्हाट, according to their functions, according to their work या functions, कुछ भी लिख लो, वर्क या फंक्शन, जो भी वो काम करते हैं उसके लिए उनको बड़ा बनने की ज़रूरत है, छोटा बनने की ज़रूरत है, उस हिसाब से उनका शेप और साइज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नर्व सेल्स आपके ट्री की तरह फैले हुए हैं, ऐसे हर तरफ, मैं ऐसे बना तो नहीं पाऊंगा, मैं दिखा सकता हूँ डायग्राम वगैरह में, वो बात की बात है। अभी बेसिकली अपने को एग्जाम पास में है, शुरू से नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना है। ओके, सो अपन सेल्स में ये होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है विद इन सेल। अगर अपन यूनिसेल्युलर की बात करें, मैंने आपको अभी बताया था ना, तो जब एक ही सेल है यूनिसेल्युलर में, यही सारे काम कर रहा है, तो इसी सेल में अलग अलग से एक सेल के अलग अलग पार्ट को अलग अलग काम बांट दिए, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, समझे। तो ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया,
ठीक। अब इसी में सेल ऑर्गेनेलीज डिवीजन ऑफ लेबर बताया ना मैंने कि अलग अलग एक सेल के अंदर ही अलग अलग काम कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये बार बार आप बनाओगे तभी याद होगा। इसके बाहर एक परत होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की ऊपर परत होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। किस जिसमें नहीं होती उसमें न्यूक्लियर्ड होता है न्यूक्लिक एसिड की वजह से, वो बात की बात है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ फ्लेवर कैसे होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्जी बॉडीज हो गई, ये अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया तो वो बनाता है, इसी में होता है। मतलब जो भी है, ये अलग अलग इसमें बॉडीज हैं जिनके अलग अलग नाम आते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडीज में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ह्यूमन में क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ही सेल, ये नहीं बोल रहा मैं कि ह्यूमन में सेल्स नहीं होते। जैसे हम अपने ऑर्गन्स को ऑर्गन्स बोलते हैं, ऐसे सेल्स के ऑर्गन्स को ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। हमारे हाथ पैर, हमारा हार्ट, हमारे ये ऑर्गन्स है, वैसे ही सेल्स के ऑर्गन्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। अंडरस्टूड? ऑल राइट। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सेल्स अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा, अलग अलग शेप और साइज में वो आप लिख सकते हो, बॉक्स बना लो या कुछ भी कर लो। ये नीचे लिख लो, ठीक है। हाँ, तो फिर ऐसा हो जाएगा। बैक्टीरिया, ये लगभग साइज है बुक के अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज आपका 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ये सिंबल होता है, कभी मैं आगे बनाऊँ तो ये होता है माइक्रोमीटर के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया का साइज आपका होता है 3 से 5 मैक्रोमीटर्स। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ये जब अपन सेल को और डीप में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल्स, इनका डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक, स्मॉलेस्ट सेल, आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है शायद, है ना। स्मॉलेस्ट सेल आपके माइक्रोप्लाज्मा होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल आपके नर्व सेल्स होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल्स की बात अगर होगी तो वो होते हैं आपके नर्व 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 जो भी है। अरे भैया, अरे अरे अरे, नर्व सेल्स। ठीक है, और बस हो गया। जैसे माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल था, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, लार्जेस्ट सेल। वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। जी हाँ, ऑस्ट्रिच का एक सेल है ऑस्ट्रिच सेल। हो गया माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन स्पर्म। मेल में, मेल की बात कर रहा हूँ। स्पर्म मेल, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म।
ठीक, आया समझ में? ठीक, ओके। आपका आरबीसी का भी साइज लिख लो आप, रेड ब्लड सेल्स, ये आ सकते हैं। आरबीसी इसका होता है 7 माइक्रोमीटर। ठीक, इसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। ऑलराइट, अभी तक हमने कुछ नहीं, बस इतना पढ़ा है कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। रॉबर्ट हुक ने मरे हुए सेल की डिस्कवरी की, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की। फिर एंटन वॉन लीवेनहुक ने की लिविंग सेल की, फर्स्ट लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की। वर्चाव ने बोला कि सारे सेल किसी न किसी सेल से ही निकलते हैं, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लाइडन एंड सॉन ने सेल थ्योरी दी और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म बताया कि ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस आपको मालूम है कहाँ होता है। ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आगे जाके हम और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर आपके एक सेल के द्वारा बनते हैं और मल्टी सेलुलर आपके एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में सेल डिवीज़न देखने को मिलता है जब एक ही सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनाज और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं अलग अलग फंक्शंस करने के लिए, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स और फंगस। सेल्स का शेप और साइज बदलता रहता है उनके काम, जो वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर भी देखा जाता है। ह्यूमन ऑर्गन्स, जैसे ह्यूमन में ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल में ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये डायग्राम के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की थी। बैक्टीरिया का साइज ये तो स्टैटिक हो गया, 3 से 5 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है 0.3 माइक्रोमीटर। आरबीसी आपका 7 माइक्रोमीटर। Nerve cells are the longest cells. Largest cells is an ostrich egg. Human body में smallest cell होता है उसका sperm। बस इतना सा पढ़ा है, सब रिवाइज हो गया। बढ़िया, नया नया चीज़ पढ़े, नया चीज़ पढ़ें। हाँ, जब पानी पी लिया तो पानी की बात करते हैं सर। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो चीज़ें होती हैं। चुभ रहा होगा ना कलर। क्या होता है? एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक, ऑलराइट, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क जानते हैं बस पहले तो। ठीक है, तो कोई ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान में रख लो, फंक्शंस या डिफ्यूज़न हमारा सेल करता है न्यूट्रिशन लेने के लिए एनवायरनमेंट से। तो बेसिकली डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस क्या होता है? चीज़ों का अंदर आना और बाहर जाना, उस चीज़ को वो चीज़ कैसे होती है? जैसे ये ऑस्मोसिस में आता है कि अगर कोई सेल है, यही सेल है ना, अब इस सेल में जितना पानी है ये एक बीकर ले लिया, उससे ज़्यादा पानी बीकर में है, तो सेल एब्जॉर्ब कर लेगी पानी। जब ये एब्जॉर्ब करेगी तो जब ये डाइल्यूट है ना सॉल्यूशन, जब ये एब्जॉर्ब करेगी तो ये फूल जाएगी, है ना। सेल क्या हुआ? सेल फूल गया। तो ये चीज़ें होती हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। अब इसके थ्रू हम पढ़ेंगे कैसे न्यूट्रिशन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है ना।
क्या होता है वो क्या बोलते हैं इसको, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर वेस्ट एक्सक्रीशन में जो भी चीज़ हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न के बारे में ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू हम न्यूट्रिशन लेते हैं। एनवायरनमेंट के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर होता है, राइट। वहीं पे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस में क्या होता है जो मैंने आपको अभी बताया, मूवमेंट ऑफ, उसको मैंने आपको जो समझाया उसको मैं अगर शब्दों में उसका वर्णन करूं तो वो होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पूरी डेफिनेशन जाननी है तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मालूम है आपको, बताया था। मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, रुको यहीं बता देता हूँ। जो ये सेल थी, सेल के बाहर ये क्या था, ये थी सेल मेम्ब्रेन। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसी को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ये क्या करती है, ये चीज़ों का अंदर आना और बाहर जाना कंट्रोल करती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये रिश्वत लेके अंदर आने देती है, जैसे अल्कोहल और वो सब होता है, शुगर, वो सब, वो बिन हम उसे पता है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है बट वो आने देती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आने देती है जबकि उनको नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि फुल कंट्रोल है उधर। इसके लिए बोलते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मैं यही बने रहने देता हूँ तो आपको याद रहेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है अब, है ना। आई नो भी उतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, आई होप नेक्स्ट टाइम अपने पास बहुत टाइम होगा पढ़ने के लिए, तो अपने को बस फटाफट नहीं करना पड़ेगा, है ना। आई होप सो हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा, डिफ्यूजन में न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन आता कैसे है, क्योंकि जो एक्सचेंज होता है गैसेस और वाटर का, जैसे सेल है ये यहाँ पे डायग्राम से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ये डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। जब एक सेल ऑक्सीजन ले रहा है ना, और CO2 बाहर निकाल रहा है, ठीक है, दो प्रोसेस हो गए। जब ऑक्सीजन ले रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये डिफ्यूजन में आता है, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल का वेस्ट, तो सिंपल सेल्यूलर वेस्ट, सिंपल, है ना। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर हो रहा है, राइट। अब इसमें कुछ वो याद कर लो आप जो डायरेक्ट आ जाएगा और दिमाग लगते रहता है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो उसको रट लो, फिर अभी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे रटना अच्छी बात नहीं है बट रट लो आप अगर समझ ना आए, ठीक। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक जो मेजर डिफरेंस है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट दोनों जगह होता है। यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, आपको वो पता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो तो पता ही होगा, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है, सबको पता ही होगा। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, और नहीं भी पता हो तो बेसिक से अपन करेंगे क्लास, जहाँ क्लास 9th का बच्चा भी सीख पाएगा।
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक। उसको अब दूसरे तरीके से लिख लो, सॉल्यूट। अब यहां पे सॉल्यूट को हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जा रहा है। दोनों तरीके से आप देख सकते हो। ये डिफ्यूजन की परिभाषा है, ठीक है। बेसिकली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, हाई कंसेंट्रेशन क्या हुआ, जहां पे ज्यादा कंसेंट्रेशन है, सेल में कम है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्या हो गया, राइट। वहीं पे बात करते हैं ऑस्मोसिस में। तो ऑस्मोसिस का सीन ये है कि मूवमेंट, ये भी बता चुका हूँ, वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये हो गया। अब यहाँ पे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूट क्या कर रहा था, हाई से लो जा रहा था। अब यहाँ सॉल्वेंट को मान लिया तो उसको उल्टा कर दो। मैं ये रटने का तरीका बता रहा हूँ आपको। लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन, बात खत्म। आया समझ में थोड़ा बहुत, आई होप। तो डिफ्यूजन क्या था, डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर होता है। इसके थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन एक सेल लेता है। सेल्यूलर वेस्ट होता है जब उस ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालता है। ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन में जाती हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी डेफिनेशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है वो आपको मालूम है। इसका थोड़ा सा ये था कि हायर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है। इजी, बढ़िया। ये अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑस्मोसिस हो जाता है ना। सिंपल। डिफ्यूजन अपने में मान लो, ऑस्मोसिस उनके में मान लो, यूनिसेलुलर में। तो ये लोग वाटर गेन करते हैं, जैसे यूनिसेलुलर में जैसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हुए, वो पानी कहाँ से लेते हैं, बाहर से। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ऑस्मोसिस की हेल्प से, सिंपल। अब ऑस्मोसिस आपके 3 तरीके के होते हैं, कहाँ लिखे, यहीं लिखते हैं। ऑस्मोसिस आपका 3 तरीके का होता है। एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक। एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये एक बीकर है, ग्लास है, जो भी मान लो। इसमें काफी सारा पानी भरा हुआ है ना। और यहाँ पे बीच में एक सेल है, इसमें पानी कम है। तो मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया कि सॉल्यूट कहाँ गया, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा और सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ध्यान रखना क्या होता है, वो अब इस टाइम पे सिखाने की जरूरत उस लेवल पे तो नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो सेल है, ये इसमें पानी कम है और ये जो बाहर
सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट है, पानी पानी भरा हुआ है ना। तो अभी क्या होगा, ये जो पानी अब इसके अंदर जाता जाएगा, जब पानी ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये सेल ऐसे नहीं फूल नहीं जाएगा, फूल जाएगा। तो जब फूल जाएगा तो उसी को बोलते हैं सेल स्वेल अप या सेल स्वेल अप, जो भी हो, मतलब अपने हिसाब से लिख लेना। तो जब सेल स्वेल हो जाए तो, या उसको बोल दो वाटर गेन कर ले, तो वो हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस में आता है। ठीक है, हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस में आता है, क्योंकि इस, और ये याद रखना कि हाइपोटोनिक जब प्रोसेस होती है उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होता है। ठीक है, आइसोटोनिक पे बाद में आएंगे, अब हाइपरटोनिक पे आते हैं। अगेन बीकर है अपने पास, ग्लास है, जो भी है यहाँ बना, यहाँ काफी बस इतना सा पानी है, और ये सेल है, इसमें काफी ज्यादा पानी है। तो पानी की क्या बोलते हैं औकात, या फिर जो उसका नेचर है क्या है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो में जाएगा, जहाँ जगह खाली होगी। तो बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कंसेंट्रेशन हाई है, तो ये पानी यहां से यहां आ जाएगा। तो अब ये सेल छोटू सा रह जाएगा, ये बाकी बाहर है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल श्रिंक्स, यहाँ पे ये श्रिंक कर जाएगा, लूज वाटर। जहाँ पे ये श्रिंक कर जाए, लूज कर जाए पानी, वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपोटोनिक होता है जहाँ सेल स्वेल करता है, गेन होता है पानी, और हाइपरटोनिक जहाँ पे सेल श्रिंक कर जाता है, लूज करता है पानी। ठीक है, आइसोटोनिक क्या है, पानी है यहाँ पे 10 ml, और सेल के अंदर भी 10 ml है, मतलब सेल के अंदर जो पानी है वो बराबर है ग्लास के पानी में। जब दोनों जगह बराबर है तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। अब मूवमेंट नहीं होगा तो सेल का साइज भी सेम रहेगा, सेल रिमेन्स, नो चेंज अकर्स, या नो चेंज, कुछ भी हो। समझ में आया, इजी था। ऑस्मोसिस के 3 प्रोसेस, हाइपर, हाइपो और आइसो। ठीक है, हाइपो, HYPO, हाइपो में सेल स्वेल हो जाता है, वाटर गेन कर लेता है। आइसो में सेम अमाउंट रहता है पानी का दोनों में, तो वो सेम रहता है, कोई मूवमेंट कोई चेंज नहीं होता। हाइपो और हाइपर में ही कंफ्यूज हो गए बस, और आइसो तो सेम रहेगा। ऐसे सुन लो, हाइपो में सेल स्वेल करता है, और हाइपर में हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये श्रिंक कर गया। कोई भी श्रिंक चीज करेगी वो गुस्से में आ जाएगी, ऐसे याद कर लो। आइसो में सेम रहेगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा सबको बढ़िया से। अब एक और चीज इसमें देख लो, इसी में ऐड कर दे रहा हूँ मैं। ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो गया ना, इधर से उधर जाना। तो ट्रांसपोर्ट से याद आया, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है स्टार मार्क, स्टार मार्क। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है।
अब ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए पहले अगर पिछला समझ में नहीं आया एक बार वापस से वीडियो देख लो, थोड़ा समझ लो। नहीं आए तो कमेंट कर दो या फिर मैसेज कर दो टेलीग्राम, या अभी एग्जाम टाइम है तो डायरेक्ट मैसेज कर दो इस नंबर पे, ठीक। तो डाउट होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है, ये पहले होता क्या है, इसमें चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, ये इजी है वैसे, कोई बड़ा तोप नहीं है। पहले मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, तुरंत समझ आ जाएगा आपको। इसमें चीज़ होती है लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन, ये हो गया आपका, अरे भैया अरे ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहीं पे दूसरी जगह दूसरी चीज क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है चीजें हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आती हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीजें आती हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है। ये रुक जाओ, ये दो ग्लास है, ठीक है। ये है पानी, ठीक। नाम याद रखना, इसका एक्टिव है और वो पैसिव है। यहाँ पे इतना सा पानी है बस, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा पानी है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होता है जहां पे कम पानी है। यहाँ कहाँ पे कम पानी है, ए में कम पानी है, तो ए से ये इधर जाए, ध्यान से सुनना बस, ए से चीजें इधर जाए, ठीक है। कम से ज्यादा में जाए, वो हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहीं पे भी तो अभी और बढ़िया से समझ में आएगा, रुको रुको। ये है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। अगेन इधर ज्यादा पानी है, इधर कम पानी है। आई नो आप समझ गए, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो मैं अभी बताया ही नहीं है, वो अभी बताऊंगा मैं। वो आप समझ गए मुझे मालूम है, लेकिन ठीक है। तो अभी इधर से पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, नाम से याद रखना। पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ ज्यादा पानी है, वहां से कम पानी जहाँ पे है वहां पे जा रहा है, ठीक है। आसान है। अब मेरे को एक आंसर दो कि दो टंकियां हैं, ठीक है। एक में कम पानी है, एक में ज्यादा पानी है। इसमें कम पानी है, इसमें बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है। तो और दोनों कनेक्टेड है, ऐसे नीचे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये बताओ, नॉर्मल जब हम कोई मोटर नहीं लगा रहे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब पैसिव मोड में है, कोई एक्टिव मोड नहीं है, पैसिव मोड में, ऑटोमेटिकली ज्यादा से कम की तरफ जाएगा पानी। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना, ज्यादा से कम की तरफ आराम से चला जाएगा। तो वो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। नॉर्मली अपने आप तो नहीं जाएगा, उसके लिए एक्टिव होना जरूरी है,
ये मैं तरीका बता रहा हूँ बस, है ना। एक्टिव, इसके लिए एनर्जी यूज होती है, इसके लिए एनर्जी यूज होती है, इसीलिए ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट। इस प्रोसेस में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी बोलते हैं हम, कैसे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी चीज है वो बात की बात है, ठीक है। अभी एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एटीपी यूज होता है, एनर्जी यूज होती है, इसलिए कम से ये ज्यादा में जा रहा है, ठीक है, समझ गए, आसान है बस। और ये प्रोसेस अपन वो कर सकते हैं, आरओ लगता है ना सबके यहाँ, तो इसकी फुल फॉर्म ही होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। नॉर्मल ऑस्मोसिस क्या था, हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, पर रिवर्स कर दो इसको तो लोअर से हायर। अब इसके लिए ही तो तुम आरओ को दीवार में कनेक्ट करते, दीवार में बोल रहा हूँ, स्विच में कनेक्ट करते हो, राइट। इसके लिए बिजली लगती है ना, एनर्जी लगती है। दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड नॉर्मल जो अपना है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल, आई होप समझ में आया हो। इसमें थोड़े से आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्यू आयंस या मॉलिक्यूल्स बोल लो, आर ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि भैया ऑब्वियसली अब ऑब्वियस रीजंस है, इसमें तुम्हारी एनर्जी लग रही है, लो से हाई जा रहा है ना, क्योंकि इनका बेसिक फ्लो तो अलग है ना, जो नॉर्मल रिवर का फ्लो हो गया, ग्लास का फ्लो हो गया, उससे कम की तरफ, वो अलग चीज है, ठीक है। और इधर उल्टा होता है, यहाँ पे मैनी मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक। बस ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ लोअर कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में चीज़ें जाएंगी, और ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसके लिए एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज होता है, आरओ इसका एक एग्जांपल है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में बस क्वेश्चन यही आएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये वाला क्वेश्चन आएगा बस, इतना सा। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होता है, और सॉरी एक्टिव में लो से हाई होता है और पैसिव में हाई से लो होता है। as simple as that। बढ़िया, बढ़िया से समझ आया होगा, आई होप सो। आई होप इनफ टाइम भी हो गया है। अगले वाले में अपन रिवाइज करेंगे क्या, सेल को। मेरा मन अभी है, बट ये ऑलरेडी इतना बड़ा वीडियो हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वही सही पर मेम्ब्रेन जो भी बोल लो आप। उसके बाद उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो बताया, उसके बाद उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। अभी बता सकता हूँ बट एटलीस्ट 45 मिनट्स नहीं तो 30 मिनट्स तो चाहिए इस चीज के लिए। ऑलराइट, on that note, if you liked the video, feel free to tell me, तो वही मेरे को मोटिवेट करेगा कि पढ़ाना चाहिए या नहीं। अगर पसंद नहीं आया तो मेरे को एडवाइस करोगे कि पढ़ाना तो है ही, फिर करना भी पड़ेगा, है ना। तो बताओ क्या इम्प्रूवमेंट करो टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ऑलराइट।